गाइस अब तक हमने देखा कि शिंजी और ये सभी लोग इचिको के हॉलो को कंट्रोल कैसे करना है इसे सिखाने के लिए मान जाते हैं और इचिको को एक अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल में लेकर आया जाता है जहाँ पर इचिको को बेहोश कर दिया जाता है और इसके आसपास एक सील भी बनाई जाती है और इचिको अपने मन के अंदर हॉलो इचिको से मिलता है। हेलो इचिको, क्या हाल है? काफी समय हो गया है मिले हुए। ज़ानकित्सु कहाँ है? जवाब दो। तुम ज़ानकित्सु की बात कर रहे हो? उस ज़ानकित्सु की जिसे तुमने अभी हाथों में पकड़ा हुआ है और या वो ये वाली है जो कि मेरे हाथों में है? तभी पलक झपकते ही हॉलो इचिको के सामने आ जाता है और हॉलो इचिको चिल्लाकर कहता है कि मैं ही ज़ानकित्सु हूँ और बाहर इचिको का हॉलोफिकेशन शुरू हो चुका है और लीसा इसके सामने खड़ी होती है। मेरा नाम लीसा योटामारू है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपने मन के अंदर इचिको और हॉलो इचिको भी अपनी बांकाई को रिलीज करने के पोज में आ जाते हैं और बाहर इचिको के सीने के अंदर छेद हो जाता है। हॉलो और इचिको एक झटके से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। साले, तुमने अपनी बांकाई को ऐसा यूज करना कहाँ से सीखा? इचिको, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? तुमने इसे सीखा। उसी वक्त दोनों एक दूसरे पर खतरनाक हमला करते हैं। तभी इचिको अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि ये सोल सोसाइटी के अंदर आ चुका है। मैं यहाँ कैसे आ गया? और तभी इचिको पीछे देखता है। ब्याकुया कूच के इसके सामने आ जाता है। इचिको को समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। ये बंदा अचानक से इसके सामने कैसे आ गया? ब्याकुया, वही हाथ, क्या तुम में इतनी ही ताकत है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ चल क्या रहा है? हम कहाँ हैं? और तुम यहाँ कैसे हो? पर ब्याकुया कुछ नहीं कहता और बोलता है कि तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो इचिको कुरोसाकी। और ऐसा बोलकर ब्याकुया अपनी बांकाई को रिलीज करता है। बांकाई फैल जाओ, सेनबोन साकुरा कागेयोशी। और ब्याकुया अपनी बांकाई का यूज करके इचिको पर हमला कर देता है। ये चल क्या रहा है? इचिको इसके सभी हमलों को डॉच करता है। ब्याकुया, रुक जा, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। तभी इचिको नीचे आ जाता है। तुमने अपनी मन की दुविधा को अभी तक नहीं समझा। इससे तुम्हारा क्या मतलब? खड़े हो जाओ इचिको कुरोसाकी। और ऐसा बोलकर ब्याकुया दोबारा से इचिको पर अटैक करता है। अपने हाथ को ऊपर करता है और अपने 1000 ब्लेड्स से इचिको पर हमला करता है और इचिको को गुस्सा आने लगता है। तभी अचानक से इसका हमला कामयाब हो जाता है और इचिको नीचे गिरने लगता है और ब्याकुया सोक्यो को हिल के 2 टुकड़े कर देता है। जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इचिको एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर लटका हुआ है और तभी ब्याकुया ठीक इसके सामने आ जाता है। पर इचिको को इसके हमले से ज्यादा कुछ नहीं होता और ऊपर आ जाता है। पर तभी अपने सामने ब्याकुया को देखता है जो कि बोलता है कि इचिको, तुम्हारे सबसे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद तुम अपनी बांकाई को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हो। ब्याकुया, तुम पागल हो चुके हो। मैं अपनी बांकाई का यूज कर रहा हूँ अभी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये पागलपन है, बकवास बंद करो। तभी ब्याकुया अपनी तलवारों को समन करता है और इचिको पर अपनी तलवारों से हमला करता है और तभी गायब होकर नीचे जमीन पर आ जाता है। और अभी इचिको जो कि नीचे गिर रहा था। वास्तविकता तो ये है, जिनके अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं होती वो मेरे ब्लेड से नहीं बच सकते। ये सब कुछ यहीं पर खत्म होता है। और ब्याकुया अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और एक झटके से ही इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर इचिको का सामना इसी हॉलो के साथ हो रहा है। क्या हुआ इचिको, इतने उदास क्यों हो? हाँ, मजे करो यार। चुप हो जाओ। इचिको सोचता है कि ये ब्याकुया बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। इचिको, कंसंट्रेट करो, अपना फोकस मुझ पर रखो। मैं जानता हूँ। अच्छा, सच में? तो 1 मिनट पहले को कहा गए थे? हाँ। इचिको ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैंने कहा ना, मैंने अपना फोकस लूज नहीं किया था। और गेत्सुगा टेंचो का यूज करता है और हॉलो इचिको अपने हाथ से ही, बल्कि एक हाथ से ही इचिको के हमले को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर इचिको हैरान हो जाता है। तभी हॉलो इसके पास आता है और हॉलो इचिको भी गेत्सुगा टेंचो का यूज करता है। गेत्सुगा टेंचो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और बाहर इचिको का सामना लीसा के साथ हो रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। 10 मिनट होने के बाद हाची को स्विच करने के लिए कहा जाता है। हाची, समय हो चुका है, अंदर जाओ। ठीक है सर। और जैसे ही इचिको लीसा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तब ये बंदा यहाँ पर आकर इसको दूर पटक देता है। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। मेरा नाम है केंसे मोगुरामा और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और बाहर शिंजी सोच रहा होता है, इचिको, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। इचिको के माइंड के अंदर इचिको बुरी तरह से घायल हो चुका है। मैंने तुमसे कहा था ना इचिको, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमने नोटिस नहीं किया ना, जब तुमने अपनी बांकाई को रिलीज किया था सबसे पहले मैंने ही गेत्सुगा टेंशो का यूज किया था और तुमने बस मेरी टेक्निक को देखा। तुमने मेरी टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश की और इसमें बुरी तरह से नाकामयाब हो गए। तुम्हारी बस की नहीं है इचिको, और तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है ना इचिको? तभी पलक झपकते ही तुम्हें हार मान लेनी चाहिए इचिको। और इचिको इचिको की तलवार को पकड़कर इस पर काबू करने लगता है और इसकी स्वॉर्ड ब्लैक से व्हाइट होने लगती है। तुम लायक नहीं हो इचिको, बांकाई। और हॉलो इसकी बांकाई को ही गायब कर देता है। तभी एक बंदा इसके सामने आता है, कार्या। और यहाँ ये सभी लोग डिस्कस करते हैं कि इनके पास टोटल 80 मिनट्स हैं। हम 8 लोग हैं और किसी के पास 10 मिनट का समय है, तो हमारे पास है टोटल 80 मिनट। बेवकूफ, तुम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ 7 हुए। अच्छा ठीक है, 7 गुना 10, 70 मिनट। 70 मिनट है तुम्हारे पास। हाची बुरी तरह से घबरा जाता है। यार, ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो बस बैरियर बनाने थे, पर अब तो ये मुझे भी फाइट करने की कैलकुलेशंस में इंक्लूड कर रहे हैं। और लीसा अपने मन में सोचती है कि इचिको स्ट्रांग है, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग। और यहाँ इचिको केंसे के साथ लड़ रहा होता है और फाइट करते हुए केंसे नोटिस करता है कि इचिको इंस्टेंट रीजनरेशन का यूज कर रहा है। केंसे इचिको पर अटैक करता है और तभी इचिको कुछ अजीब सी ही चीज को यहाँ पर लेकर आता है। तभी अचानक से ये चीज फट जाती है। भाई साहब, ये है क्या भाई? और ये क्या है भाई? भाई साहब, इचिको का भाई आर्म भी ट्रांसफॉर्म होने लग गया और इसका चेहरा लगभग 75% गाइस कवर हो चुका है। केंसे भी हैरान हो जाता है। तुम काफी तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, क्या बात है? और इचिको को अपने अंदर के इस हॉलो को काबू करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलेगा और लीसा डिसाइड कर लेती है कि अगर दोबारा से मेरी बारी आती है लड़ने के लिए तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगी। यहाँ पर इचिको अपने सामने कार्या को दिखता है। कार्या, ये नहीं हो सकता, ये भ्रम है। हो सकता है कि तुम सही हो, भ्रम को आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। तुमने अपनी सुई की गहराइयों में से मेरी एक रेप्लिका को तैयार किया, इसका यही मतलब है
कि तुम्हारे दिल में काफी सारे डाउट्स हैं। मुझे हरा कर तुम्हें पछतावा होता है। और बोलता है कि जब भी तुम किसी बैटल को फिनिश करते हो तो तुम हमेशा सोचते हो कि मैं अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया। क्या तुम सच में लड़ने में इतना ज्यादा संकोच करते हो क्या इचिको? क्या तुम मेरे जैसा बनना नहीं चाहते? नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तभी अचानक से कारिया इसके पास आकर इसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी ज़ानगेत्सु का क्या? हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम अपने हाथों से ही मुझे हरा दोगे? और इचिको को दूर पटक कर फेंक देता है। तभी इचिको देखता है कि इचिको दोबारा से अपने ट्रेनिंग चेंबर में आ चुका है, जहाँ पर इसने बांकाई की ट्रेनिंग की थी। ये मैं कहाँ आ गया? क्या तुम ज़ानगेत्सु हो? माफ करना बच्ची, ये मैं हूँ। तुम्हें हथियार चाहिए ना, जिस मर्जी को उठा लो। इचिको एक तलवार को दिखता है और इसे उठाने के बारे में सोचता है। नहीं, ज़ानगेत्सु यहाँ नहीं है, मैं भूल ही गया था। ज़ानगेत्सु मेरे अंदर रहता है। और तभी कारिया इस पर अटैक करता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और तभी इचिको अचानक से आउट ऑफ नोवेयर अपनी ज़ानगेत्सु को बाहर निकालता है और इसके हमले को रोक देता है। कारिया अचानक से इसके पास आता है और इसे पटक देता है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, स्पेशली उस स्वॉर्ड से जिसका यूज करके तुमने मुझे हराया था। और कारिया इसे नीचे जमीन पर पटक देता है और बोलता है, ये देख भाई, मैं तुझसे सीधी बात करता हूँ। तुम्हें लड़ाई के बारे में एक चीज नहीं मालूम है इचिको। लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। जब तुमने एक दुश्मन को हरा दिया, पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर तुमने उसे भी हरा दिया तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आ जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर इसे झेलने की क्षमता नहीं है तो आज नहीं तो कल तुम मारे ही जाओगे। जब तक इंसान सोल्डर पर्स और आत्माएं एग्जिस्ट करती है, लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है। बेवकूफ, तुम सत्य को पहचान नहीं पा रहे। और कारिया को गुस्सा आ जाता है और इचिको पर हमला करता है और बोलता है कि जिस किसी के पास भी ताकत है उसे किसी न किसी दिन लड़ाई तो करनी ही होगी। बाउंस का भी यही हाल हुआ था। इचिको इस पर हमला करता है पर कारिया एक ही हाथ से इसकी जान पकड़ों को रोक देता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी इस कमजोर ब्लेड के साथ लड़ने वाले हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी प्राइड नहीं है क्या? मैं काफी ज्यादा निराश हुआ इचिको। और कारिया यहाँ से गायब हो जाता है। इचिको दोबारा से अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहाँ पर इसकी स्वॉर्ड व्हाइट में बदल चुकी है। ज़ानगेत्सु? ये ज़ानगेत्सु नहीं है इचिको, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं ही ज़ानगेत्सु हूँ। अभी हॉलो इचिको को पकड़ता है और इसे एक बिल्डिंग पर जाकर दे मारता है। तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। तुमने अपना हथियार खो दिया है और किसी बेवकूफ की तरह भी खड़े हो। इचिको, क्या तुम्हें मालूम है एक घोड़े में और एक राजा में क्या अंतर है? ये क्या बक रहे हो? मैं 2 पैर या 4 पैर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज का फर्क पूछ रहा हूँ इचिको। एक राजा और एक घोड़े के बीच में फॉर्म एबिलिटी और पावर का अंतर होता है। अगर उनकी फॉर्म एबिलिटी और पावर एग्जैक्टली सेम है तो राजा और एक घोड़े में फर्क ही क्या रह जाएगा? एक राजा को उसकी इंस्टिंक्ट ही राजा बनाती है। उसे लड़ाई की कितनी ज्यादा भूख है, अपने दुश्मन को कितनी बुरी तरह से मार सकता है, उसके अंदर कितनी ज्यादा खून की प्यास है, यही सब डिसाइड करता है इचिको कि एक राजा कौन है और एक घोड़ा कौन है। पर तुम्हारे अंदर मुझे ऐसी एक भी बात दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते इचिको। तुम हर एक फाइट में एक लॉजिक ढूंढते हो, एक वजह ढूंढते हो। ऐसे वाहियात माइंडसेट से तुम कभी किसी को नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो इचिको। और भाई साहब अपनी ज़ानगेत्सु को इचिको के पेट के अंदर घुसा देता है। ज़ानगेत्सु के बारे में नहीं जानता पर मैं घोड़े की तरह कमजोर बनकर नहीं रह सकता, जो कि मुझसे भी ज्यादा कमजोर है। तुम्हारी हेजिटेशन और अनिश्चितता हम दोनों को मरवा देगी। अगर तुम अपनी क्षमता पर डाउट करते रहोगे और एक राजा बनकर नहीं जी पाओगे तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसका मतलब है मैं राजा बनूंगा। और इचिको याद करता है इंस्टिंक्ट, दूसरों को मारने की चाहत, क्या ये समझ में है? अभी हॉलो इसके अंदर घुसाई हुई ज़ानपाक्टो को धीरे धीरे बाहर निकालने लगता है। उस खून से लथपथ ज़ानगेत्सु को इचिको अपने हाथ से पकड़ देता है और व्हाइट ज़ानगेत्सु को पूरी तरह से ब्लैक में बदल देता है। हॉलो ये देखकर हैरान रह जाता है। भाई चेहरा देखो इसका यार, मजा ही आ गया। इचिको इसकी तरफ देखता है और बोलता है इंस्टिंक्ट। इसके बाद इचिको किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है और अपने आसपास कुछ बिल्डिंग्स को उड़ते हुए देखता है। ये कहाँ आ गया अब मैं? और तभी यहाँ पर आ जाता है 11th डिवीजन का कैप्टन ज़ाराकी केनपाची। और ज़ाराकी इचिको पर हमला कर देता है और बाहर असली दुनिया में हम दिखते हैं कि हमारे लव भैया हॉलो इचिको के साथ लड़ रहे हैं और इचिको पूरी तरह से व्हाइट हो चुका है। भाई साहब ये क्या है भाई? इसकी राइट आंख को छोड़कर बाकी सब कुछ हॉलो में बदल चुका है और इचिको का कंप्लीट हॉलोफिकेशन बस होने ही वाला है। और लीसा सोचती है कि अब अगली बारी मेरी है। से हमारी हॉलोफिकेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा समय किसे लगा था? ड्यूरी को 69 मिनट्स और 2 सेकंड्स लगे थे। और अभी इचिको को कितना समय हुआ है? 68 मिनट्स 44 सेकंड्स। दूसरी ओर अपने इनर वर्ल्ड के अंदर इचिको केनपाची के साथ लड़ रहा होता है। केनपाची, हमारी फाइट कब की खत्म हो चुकी है, तो अब लड़के क्या करोगे? हाँ, जब तक हम में से कोई एक नहीं मर जाता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या तुम पागल हो चुके हो? हमारे पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते इचिको? तुम्हें भी लड़ना उतना ही पसंद है जितना मुझे। तुम्हें ताकत की भूख है और जिस किसी को भी लड़ने की भूख होती है उसे अपनी ताकत को आजमाने के लिए लड़ना ही पड़ता है। तुम्हें हमेशा से लड़ना था, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम्हें लड़ना ही होगा इचिको। अगर तुम्हें ताकतवर होना है तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम अपनी उस ताकत पर काबू करना चाहते हो तो अपनी तलवार उठाओ और अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दो। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लड़ो इचिको। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इचिको अपने अंदर से उस तलवार को बाहर निकालता है और हॉलो की ये देखकर पूरी तरह से फट जाती है। इचिको आगे बढ़ता है हॉलो पर हमला करने के लिए और यहाँ प्रेजेंट में इचिको एक सैरो हमला परफॉर्म करता है। भाई साहब जो कि रेड कलर का था। लीसा लव को वार्न करती है कि वहाँ से हट जाओ, चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है वो हॉलोफाई हो जाएगा? उसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा इंटेंस है। और तभी इचिको के शरीर के अंदर खलबली मच जाती है। इसके कंधे से खून आने लगता है और बुरी तरह से चिल्लाता है। ये हो क्या रहा है? यूरी हाचिको बैरियर से बाहर जाने के लिए कहती है। इचिको बुरी तरह से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि इचिको ने अपनी ज़ानपाक्टो को हॉलो के अंदर घुसा दिया है और ये व्हाइट हॉलो ब्लैक में ट्रांसफॉर्म
फॉर्म होने लगता है मैंने गलती कर दी। तुम्हारे अंदर अभी भी किसी को जान से मारने की वो इंस्टिंक्ट मौजूद है इचिको। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। ठीक है, तुमने मुझे हरा दिया। अभी के लिए तुम फाइट को जीत चुके हो। लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे तुम्हें अभी राजा मानना होगा। पर एक बात मत भूलना, तुम्हारे राजा की गद्दी को मैं कभी भी हिला सकता हूँ। मेरी नजर तुम पर ही रहेगी इचिको, और जैसे ही मुझे थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा, तुम्हारी खोपड़ी पर हमला करूंगा, किसी अंडे की तरह फोड़ दूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी एडवाइस, अगर तुम्हें सच में मेरी ताकत पर काबू करना है तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात को याद करना है इचिको, हमारे दोबारा मिलने से पहले मर मत जाना। और ऐसा बोलकर होलो इचिको गायब हो जाता है और बाहर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम इचिको को देखते हैं जिसका होलोफिकेशन उतर जाता है और शिंजी हाची को ऑर्डर देता है कि उस बैरियर को तोड़ दो, और तभी इचिको भी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाँ, चीज की तो बैंड बज गई। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? शिंजी इचिको के पास आता है। कैसा लगा है इचिको? इचिको शिंजी को देखता है। सही है, इतना बुरा भी नहीं। ठीक है। इचिको अपनी जान पकटो को उठाता है और होलो इचिको से कहता है कि माफ करना, अब मैं तुम्हारी बारी नहीं आने दूंगा। इसके बाद हम ओरिहिमे को देखते हैं। ओरिहिमे सोचती है कि इचिको आज भी स्कूल नहीं आया, पर मैं उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो ठीक ही होगा। मैं जानती हूँ इचिको कहीं पर जाकर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे इचिको को ढूंढना नहीं चाहिए और चीयर अप होने की कोशिश करती है। तभी ओरिहिमे की नेबर इससे पूछती है कि तुम्हारे साथ जो बंदे रहने आए हैं वो ठीक तो है ना? और ओरिहिमे पूछती है कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो दोनों कोई अजीब सी चीज लेकर आए तुम्हारे घर। ओरिहिमे घर पर भाग कर जाती है और देखती है कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला टीवी होता है जो कि रांगेक्यो और तोशिरो लेकर आए थे। टीवी ऑन हो जाता है और इसकी हेल्प से तोशिरो हेड कैप्टन यामामोटो से बात करता है। यामामोटो तोशिरो से कहता है, कैप्टन हित्सुगाया, तुमने काफी अच्छे से चीजों को हैंडल किया है। हमें सासुके आइज़न के असली मकसद के बारे में पता चल चुका है। क्या आपको पता चल चुका है? हाँ, लगता है आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रही हैं, है ना? तो मैं बाहर जाती हूँ। ओके, यही रुक जाओ। जिस बात को अब मैं कहने जा रहा हूँ इसका लेना देना इंसानों से भी है, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए। ठीक है सर। जैसा कि तुम सभी लोग जानते ही हो, सासुके आइज़न कुछ महीनों पहले गायब हो चुका है और उसे ढूंढने के लिए हमने एक इन्वेस्टिगेशन टीम को शुरू किया। अंडरग्राउंड असेंबली हॉल सेंट्रल 46 का सेजोतो क्योरिन, जहाँ पर उसने खुद को छुपा रखा था। हमने वो सारी जगहों को खंगाला और दैरेशु आर्काइव के अंदर कैप्टन उटीटाकी ने 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ी और उन्होंने कुछ डिस्कवर कर लिया है। आइज़न ओकिन के पीछे। ये ओकिन क्या होता है? रांगेक्यो बताती है कि ये एक चाबी है जो कि रॉयल फैमिली के पास होती है। हमारी सोल सोसाइटी के अंदर एक रॉयल फैमिली एग्जिस्ट करती है। हालांकि आज तक किसी ने भी उस रॉयल फैमिली को देखा नहीं है, पर हमारी सोल सोसाइटी के अंदर जो रॉयल फैमिली है उसका एक किंग भी है जिसे हम सोल किंग कहते हैं। कहीं ये ब्रू की बात तो नहीं कर रहे गाइस? यामामोटो आगे बताता है कि जो हमारा सोल किंग है वो किसी अलग जगह पर रहता है। वो हमारी डायमेंशन से काफी अलग जगह है। वहाँ पर काफी सारे रॉयल गार्ड्स भी हैं। अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम्हें ओकिन की मदद चाहिए। ओकिन ही वो चाबी है जिसकी मदद से तुम वहाँ पर जा सकते हो। मुझे लगता है कि सासुके आइज़न हमारे सोल किंग को मारना चाहता है, पर अभी के लिए वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो ओकिन की लोकेशन है वो किसी भी किताब के अंदर मेंशन्ड नहीं है और सिर्फ गेटो 13 के जो हेड कैप्टन्स होते हैं उन सभी को ही उसकी लोकेशन के बारे में मालूम होता है। तो आइज़न अभी किसी ओकिन की खोज नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि वो अपनी खुद की एक ओकिन बनाना चाहता है। सो उसके आइज़न के पास अभी इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वो खुद ही ओकिन के कोड्स को जानता है और खुद ही उसे तैयार कर सकता है। और उकीटाके बताता है कि ओकिन बनाने के लिए हमें 1 लाख जितनी आत्माएं चाहिए और ये जो 1 लाख आत्माएं हैं वो एक स्पिरिट माइल के अंदर होनी चाहिए जो कि हमें वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। इसकी जगह हमेशा बदलती रहती है। और एक जोरीची भी चाहिए। एक स्पिरिट माइल के दायरे में एक जोरीची एक स्पिरिट जोन होता है जो कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर पाया जाता है। उसकी लोकेशन बदलती रहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली चार्ज्ड होता है और ये वही एरिया है जहाँ पर आत्माएं इकट्ठी होती हैं। ना सुनिए कि तुम जुरेची की करंट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हो क्या रे बाबा? हाँ जी कैप्टन, बस 1 मिनट रुकना। ननाओ अपने कंप्यूटर है। ननाओ चेक करती है। ये क्या? लगता है अब तुम्हें समझ में आ चुका है। जुरेची जिसके पीछे आइज़न पड़ा हुआ है वो काराकुरा टाउन है। ये तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। 1 लाख सोल्स और इस स्पिरिट जोन को समझना तुम सभी के लिए शायद मुश्किल होगा, पर आप सभी लोग बस इतना जान लीजिए, अगर आइज़न अपने प्लान में कामयाब हो जाता है तो काराकुरा टाउन जहाँ पर इतने सारे लाखों लोग रह रहे हैं वो पूरा का पूरा टाउन ही इस दुनिया से गायब हो जाएगा। और यही में काफी ज्यादा डर जाती है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, हम गोडे 13 इसी वजह से यहाँ पर हैं। हमारे पास अभी भी समय है क्योंकि जो होक्योकु आइज़न के पास है वो अभी भी डीप स्लीप में है। उसे शायद 4 महीने लगेंगे पूरी तरह से जागने के लिए, और आइज़न अपनी पूरी की पूरी फौज को इकट्ठा करने में नाकामयाब रहेगा जब तक होक्योकु पूरी तरह से जाग नहीं पाता, और उसके बाद वो अपनी चाल चलेगा। इस पूरी सर्दियाँ हमें लड़ना होगा, हमें लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और ओरिहिमे क्योंकि आइज़न का ऑब्जेक्टिव इंसानों की दुनिया है, ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा होगा। हम सभी के लिए हैंडल करने के लिए हमें इंसानी दुनिया की हेल्प चाहिए रहेगी। जाओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इचिको कुरोसाकी को इन सारी चीजों के बारे में आगाह करो। ठीक है सर। और ओरिहिमे यहाँ से चली जाती है। मैं इकाको को ढूंढती हूँ और बाकी सभी को भी आगाह करती हूँ। हाँ रुको, मैं भी आता हूँ। रुको, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए। कैप्टन हित्सुगाया, यहाँ पर कोई है जो कि तुम्हारे साथ बात करना चाहता है। तोशिरो की नजर मोमो पर जाती है और हैरान रह जाता है। और यहाँ पर चैड रेंजी के साथ लड़ रहा होता है और बुरी तरह से पिट रहा होता है। क्या हुआ? बस इतना ही जोर था, यहाँ से थोड़ा सा दो। मुझे कमजोर मत समझो, ये हुई ना बात। और ऐसा बोलकर दोनों एक दूसरे पर दोबारा से हमला कर देते हैं। उराहरा इस फाइट को देख रहा होता है और दूसरी ओर इशिदा भी अपने पिता के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और ओरिहिमे इचिको को ढूंढने के लिए चली जाती है। ये सब लोग कहाँ चले गए? इचिको? इसके बाद तोशिरो हिनामोरी से बात करता है। हिनामोरी, क्या अब तुम चल फिर सकते हो? कैप्टन हित्सुगाया, अब मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, भूल जाओ। चलो अब जाकर सो जाओ। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। रोना बंद करो हिनामोरी, तुम भी बिल्कुल बच्चों की जैसी हो। अगर ऐसी ही रहोगी तो कभी रांगेक्यो जैसी नहीं बन पाओगी। आप आइज़न समा से लड़ने वाले हो ना, तो क्या आप उन्हें मार देंगी? प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, कैप्टन आइज़न को बचा लीजिएगा। ये सुनकर तोशिरो हैरान हो जाता है। मैं जानती हूँ कैप्टन आइज़न जो कुछ भी कर रही है, ये सारी चीजें करने के पीछे एक अच्छा खासा
सा रीजन होगा। मैं जानती हूँ मेरे कैप्टन आइजन इतने बुरे इंसान नहीं है। मोमो की ये सारी बातें सुनकर कैप्टन यामामोटो इसे बेहोश कर देते हैं इसे आराम करने दो। और इस बात से हमें पता चल जाता है कि कैप्टन आइजन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। अभी भी हिनामोरी के दिमाग में वो एक अच्छा इंसान ही है। दूसरी ओर रेंजी सादो को ट्रेन करता है। कुछ समय के बाद ट्रेनिंग करने के बाद रेंजी खाना खाता है और उराहारा से पूछता है कि आपको तो बान का यूज करना आता है ना, तो आप सादो को ट्रेन क्यों नहीं करते? अरे मैं तो एक दुकानदार हूँ, ये बान का क्या होता है, मुझे कुछ नहीं आता। और रेंजी बोलता है कि साले तुम 12वीं स्क्वाड की कैप्टन हुआ करते थे, तो तुम्हें बान का तो आती ही होगी, तुमने ही तो होग्योकू को बनाया था। हाँ बॉस जी, आप ही को सादो को सिखाना चाहिए। वैसे भी रेंजी बहुत ही बड़ा निकम्मा है। मेरी जो बान का है वो ट्रेनिंग के लिए नहीं बनी है, पर हम एक काम कर सकते हैं। देखो रेंजी, तुम्हें मुझसे काफी सारे सवाल पूछने हैं, तो एक काम करते हैं 3 महीने घर का काम करो, उसके बाद तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। इसके बाद दोबारा से रेंजी सादो को ट्रेन करता है और दूसरी ओर हेयोरी इचिको को ट्रेन करती है और इसे बुरी तरह से पीट रही होती है। और बाहर ओरिहिमे इचिको को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर इचिको ट्रेनिंग कर रहा है। और इस बैरियर के अंदर हम लोग देखते हैं कि अब इचिको अपने मास्क को समन करके हेयोरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब इचिको 4 सेकंड्स तक अपने मास्क को पहन सकता था, यह तो बहुत ही कम है, उसे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। पर अपने होलो मास्क को ज्यादा समय तक पहनने के लिए ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है? क्योंकि दोस्तों माशिरो पहले से ही 15 घंटों तक अपने मास्क को पहन सकती है। और कुछ ही समय बाद ओरिहिमे को यहाँ पर देखकर सभी वाइजर्ड्स शॉक्ड रह जाते हैं कि एक इंसान अंदर कैसे आ सकता है। अब ओरिहिमे इचिको को ट्रेन करते हुए दिखती है। ओरिहिमे से सारी बातें बताती है कि आइजन का प्लान क्या है। ओरिहिमे तुम चिंता मत करो, मैं आइजन को संभाल लूंगा, मैं जानता हूँ मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो हेयोरी, ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। अरे बेवकूफ, मुझे मिसेस हेयोरी बुलाओ, मैं तेरी टेडी बडी नहीं हूँ। ओरिहिमे अपने मन में सोचती है कि इचिको को मालूम है कि इसे क्या करना है। इसी वजह से इतने भयानक सरप्राइज के बाद भी इचिको जरा सा भी नहीं घबराया है। अब ओरिहिमे यहाँ से चली जाती है और लव हाची से पूछता है कि हाची, तुम्हारा बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कैसे कोई इंसान तुम्हारे बैरियर के अंदर आ जा सकता है भाई? मैं पक्का नहीं जानता, पर मुझे लगता है उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल मेरे ही जैसा है। पर फिर भी किसी इंसान के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होना काफी रेयर बात है। अब ओरिहिमे घर जा रही होती है और योरोइची इसे लेने आती है। कैसी हो ओरिहिमे, किसके उराहारा ने तुम्हें बुलाया है? और दूसरी ओर इशिदा को इसके पिता ट्रेन कर रहे हैं। इशिदा सोचता है कि मेरे हाथ पैर काफी ज्यादा कमजोर हैं, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं कब से मेरे पिता के हमलों को डॉज कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी ताकत वापस आ भी पाएगी या नहीं। अब मैं मेरी लिमिट्स पर आ चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग को खत्म करना होगा। और काफी तेजी से इशिदा अपने पिता के पास आ जाता है और इन पर सिल्वर वीप से हमला करता है, जिसकी वजह से इसके पिता के आसपास एक शील्ड जैसी बन जाती है। पर इसके पिता इसे आसानी से तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि नाइस ट्राई बेटा, बट इट्स ओवर। और इशिदा की छाती के ऊपर अपना एरो दे मारते हैं। सबसे पहले मुझे तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे शरीर को थका देना था, उसके बाद जब तुम थक जाओगे तो तुम्हारे दिल के एग्जैक्ट 19 मिलीमीटर के पास मुझे एक तीर मारना था। बस यही एक तरीका था तुम्हारी ताकतों को वापस लेकर आने का। और हम देखते हैं कि इशिदा भी बेहोश हो चुका है। इसके बाद उल्कियोरा और यामी आइजन सामा के चेंबर के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर आइजन इनका स्वागत करता है। तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक राज की बात है जिसे सिर्फ वही जान सकता है जिसके हाथ में ये होग्योकू होता है। मुझे लगता है उराहारा को भी इसके बारे में मालूम नहीं होगा, जिसने खुद इस होग्योकू को बनाया है। जब होग्योकू की शील्ड रिमूव हो जाती है, वो अपने से डबल स्पिरिचुअल प्रेशर वाले कैप्टन के संपर्क में आता है, तो कुछ समय के लिए इसकी पूरी ताकत एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कि यह अवेक हो चुका हो। और होग्योकू कुछ समय के लिए अवेक हो जाता है, जिसकी वजह से एक नए अलंकार का जन्म होता है। आइजन इसका नाम पूछता है। मेरा नाम है वंडरवाइज मार्गेरा। उल्कियोरा, मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया था। जी आइजन सामा, मुझे मालूम है। उस ऑर्डर को पूरा करो और अपने साथ जितने भी लोगों को लेकर जाना चाहते हो ले जाओ। और क्या तुम भी जाना चाहते हो ग्रिमचो? दूसरी ओर हम देखते हैं कि इचिको और हेयोरी अभी तक ट्रेन कर रहे हैं, पर हेयोरी बताती है कि इचिको अभी तक निकम्मा है, ये बस 10 सेकंड्स तक ही अपने मास्क पर काबू बनाकर रख सकता है। इसके बाद इचिको बेचारा बर्तन मांजने लगता है और लीसा पीछे से इसे ताना देकर कहती है, शायद इसके पास कोई टैलेंट है ही नहीं। पागल औरत, तू तो अपना मुंह बंद ही रख, वैसे भी तुम किसी काम की नहीं, कुछ करती तो है नहीं। और शिंजी सोचता है कि इचिको को यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है और अभी तक बस 10 सेकंड्स तक ही अपने होलो पर काबू बनाकर रख सकता है। और अब इनके पास 2 महीने और हैं और शायद 2 महीनों के बाद ही आइजन के लोग इन पर हमला करने वाले हैं। अब दूसरी ओर हम कैप्टन उकीटाकी को देखते हैं, जिसके पास 9th डिवीजन का लेफ्टिनेंट हिसागी आता है। हिसागी पूछता है कि यहाँ पर आप कर क्या रहे हो? मैं तो बस उस लड़ाई को देख रहा हूँ। और हम रुकिया और ओरिहिमे को देखते हैं, जो कि आपस में ट्रेन कर रहे थे। उकीटाकी बताता है कि ये दोनों 1 महीने से ट्रेन कर रहे हैं और हिसागी कहता है कि देखने से लगता है कि इन्हें भी ट्रेन करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। 1 महीने पहले रुकिया और इनोए मेरे पास एक दरख्वास्त लेकर आए थे कि मैं लोगों के लिए एक सीक्रेट बैरियर बनाऊं, जहाँ पर ये लोग ट्रेन कर सकते हैं। सर जी, आप एक इंसान पर भरोसा करोगे? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हिसागी, ओरिहिमे हमारी दोस्त है, भले ही वो इंसान हो, और वैसे भी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब ट्रेनिंग करते करते रुकिया ओरिहिमे पर हमला करती है, जिसे ओरिहिमे अपनी शील्ड का यूज करके रोक लेती है। हाँ तो हिसागी, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? हाँ, हिसागी बोलता है कि बाहर बहुत कुछ चल रहा है। स्क्वाड 10 के कैप्टन तोशिरो को वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स में भेजा गया है और स्क्वाड 11 के कैप्टन बस सोते ही रहते हैं और 12वीं स्क्वाड के सभी मेंबर्स बस लैब में ही पड़े रहते हैं। पता नहीं कब बाहर आएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि कैप्टन बनना इतना ज्यादा हार्ड होगा, मैं शायद अकेला पड़ता जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर हिसागी यहाँ से जाने लगता है। उकीटाकी सोचता है कि बस 4 महीनों में ही यहाँ पर काफी ज्यादा भयंकर वॉर होने वाली है, काश ये शांति थोड़े और समय तक टिक पाती। अब एक तरफ यूमिचिका और रंगी को ट्रेन कर रहे होते हैं और दोनों में अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर बहस हो जाती है। चुप हो जाओ, मुझे कंसंट्रेट करने दो। और यहीं पर हम इकाको को भी देखते हैं, जो कि अब काला भी हो चुका था। इकाको किसी चीज को नोटिस करता है और ऊपर देखता है कि आसमान बादलों से घिरा तो हुआ है, पर आज बादल कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आसमान फट जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और हमें 4 अलंकार्स को दिखाया जाता है। यूमिचिका हैरान रह जाता है, अरे ये क्या, ये लोग अभी से क्यों आ रहे हैं? अभी तो काफी ज्यादा समय बाकी है ना। ये पूछ कर कोई फायदा नहीं, अब ये लोग आ चुके हैं, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यामी नीचे देखता है। अरे यहाँ तो मजा आ जाएगा, काफी
ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं ये सब के सब। ये शायद वही सोल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिसके बारे में हमें नंबर 6 ने बताया था। ओह, ये बेचारा तो अब नंबर 6 रहा ही नहीं। और ग्रिम जॉ कहता है कि मैं जिसे मारना चाहता हूँ वो यहाँ पर नहीं है और ऐसा बोलकर यहाँ से निकल जाता है। यामी इसे रोकने की कोशिश करता है। अरे जाने दो उसे, वैसे भी अब वो एक एस्पादा नहीं रहा, वो किसी काम का नहीं। मुझे भी जिसे मारना था वो यहाँ पर नहीं है। और यामी सभी से कहता है कि चलो अब हमला शुरू किया जाए, पर वंडरवाइज इसे कोई रिस्पांस ही नहीं देता है। एक तरफ शिनिगामी लैब के अंदर सभी को पता चल जाता है कि अरंकार्स ने कारापुरा टाउन पर हमला कर दिया है। इसी वजह से ये सभी लोग गेंते काइजो की परमिशन दे देते हैं। अरे ये सभी तो एस्पादास हैं। ये सुनकर ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एक तरफ यामी और तोशिरो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तोशिरो कहता है कि मैं हूँ स्क्वाड 10 का कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया। मेरा नंबर भी 10 ही है, एस्पादा नंबर 10। और दूसरी ओर युमिचिका और इकाकू भी लूपिन के सामने खड़े होते हैं और लूपिन बताता है हेलो, मेरा नंबर है 6 और मैंने उस पे ग्रिम जॉ की जगह ले ली है। और एक तरफ वंडरवाइज बस तितलियों को देख रहा होता है, जिसे देखकर रांगी क्यों शॉक्ड रह जाती है कि भाई ये तितलियां देखने आया है यहाँ पर। क्या मुझे इसे मारना चाहिए? ये काफी अजीब दिख रहा है। और यहाँ पर इचिको को भी पता चल जाता है कि अरंकार्स आ चुके हैं, पर वाइजर्स इसे पकड़कर कहते हैं कि तुम्हारे सोल सोसाइटी के मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पर ट्विन करो, जाने दो इसे। और इचिको भागकर जाने लगता है। पर यहाँ पर रुकिया और उकिटाके भी समझ जाते हैं और हिमे कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। और ये में अभी हम लोग सोल सोसाइटी के अंदर हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला है, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारे लिए एक गेट को प्रिपेयर कर रहा हूँ और में इससे बनने में शायद 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद तुम चाहो तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आ सकती हो। ठीक है। और रुकिया कहती है कि मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगी और हिमे। और ऐसा बोलकर रुकिया यहाँ से जाने लगती है और भागते हुए सोचती है कि ये सब अरंकार्स तो काफी ज्यादा जल्दी आ चुके हैं। दूसरी ओर इचिको भी बैटल में शामिल होने के लिए जा रहा है और इसे अपने सामने ग्रिम जॉ दिखाई देता है। आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। साले ये तो मेरी लाइन है, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पिछले 1 महीने में मैं कितना कुछ सीख चुका हूँ। और इचिको कहता है बांटाए वही पुरानी बन गए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है तुम भूल चुके हो, ये स्कार मैंने ही तुम्हें दिया था। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ग्रिम जॉ, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? मैंने उसे तबाह कर दिया क्योंकि तुमसे लड़ने के लिए मुझे बस एक ही हाथ चाहिए। ठीक है, मैं भी अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अब इचिको अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ मैं बस 11 सेकंड्स के लिए ही अपने मास्क को पहन सकता हूँ और बस 11 सेकंड्स में ही मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब दूसरी ओर सादो को भी लड़ने के लिए जाना होता है, पर रेंजी इसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। तुम तो काफी ज्यादा थक चुके हो रेंजी, तुम दोनों यहीं पर रुको, वहाँ पर मैं जाता हूँ। और यहाँ पर इचिको अपने मास्क को समन करता है, जिसे देखकर ग्रिम जॉ हैरान हो जाता है। इचिको इस पर हमला करता है और गेत्सुगा तेंशो का यूज करता है। दूसरी ओर लूपिन यामी से कहता है यामी तुम रहने दो, एक काम करता हूँ, मैं अभी से अपनी रिलीज फॉर्म को एक्टिवेट कर देता हूँ और इन चारों की अकेले ही बैंड बजा देता हूँ। तोशिरो अपनी बानकाई का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करता है और इतने में लूपिन अपनी रिलीज फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और तोशिरो पर हमला करता है। और तोशिरो कहता है कि तुम्हारा हमला तो काफी ज्यादा कमजोर था, इसे तो मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। अरे ये तो बस मेरा एक ही हाथ था, अब इसके जैसे 8 और हाथों को संभाल कर दिखाओ। और इस बंदे के 8 और हाथ आ जाते हैं और तोशिरो पर हमला कर देता है। यहाँ पर रुकिया भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर एंटर करती है और अपने सामने रेंजी को दिखती है। रेंजी तुम लड़ने क्यों नहीं गई? अरे मैं तो खुद भी जाना चाहता था पर हमारी जगह उराहरा साहब गए हैं। और यहाँ पर इचिको के हमले की वजह से ग्रिम जॉ की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। तुम्हारी ये ताकत किसी सोल रिपर की नहीं लग रही, आखिर 1 महीने में तुमने ऐसा क्या कर दिया? इचिको दोबारा से इस पर हमला करता है, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास समय नहीं। और गेत्सुगा तेंशो का यूज करके एक ही हमले से इसे नीचे गिरा देता है। ग्रिम जॉ नीचे गिरते हुए अपने हाथ से एक सैरो छोड़ता है और इचिको पर हमला करता है, जिसे इचिको बहुत आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देता है और अभी दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं ग्रिम जॉ। पर तभी इचिको का होलो मास्क टूट जाता है और इसका टाइम अप हो चुका है। ग्रिम जॉ भी हैरान हो जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है। हाँ, खत्म तो हो चुका है पर तुम्हारे लिए सोल रिपर। और इचिको पर हमला करके कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, पर आखिरकार जीत मेरी होती है। यहाँ पर लूपिन भी अपने 8 हाथों का यूज करके इन चारों पर हमला कर रहा था। हालांकि इसे हाथ तो नहीं कह सकते, टेंटिकल कह सकते हैं, पर इन सभी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और बाजू में यामी बैठे बैठे बोर हो रहा होता है और ये वंडरवाइज अभी भी तितलियों के साथ खेल रहा होता है। अब लूपिन युमिचिका, रांगेक्यो और इकाकू को पकड़ लेता है और रांगेक्यो से कहता है तुम्हारा शरीर तो काफी ज्यादा मुलायम है, चलो मैं इसके अंदर थोड़ी सी छेद कर देता हूँ। और रांगेक्यो पर अपने टेंटिकल्स से हमला कर रहा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी नीडल्स आ जाती हैं कि तभी दूर से कुछ सैरो जैसा यहाँ पर आता है और इसके हाथ को काट देता है। ये काम उराहरा का है और उराहरा यहाँ पर आ जाता है। चलो मैं सही समय पर आ गया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। यहाँ पर ओरिहिमे भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर आने वाली है। उकिटाके इसके साथ 2 गार्ड्स को भेजता है, पर तभी हमें पता चलता है कि वो चारों अरंकार्स बस डिस्ट्रैक्शंस थे। आइजन का असली मकसद बस ओरिहिमे को उठाना था, इसलिए यहाँ पर ओरिहिमे को उठाने के लिए उल्कियोरा इसके सामने आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उराहरा के ऊपर वंडरवाइज अचानक से हमला करता है। इसे क्या हो गया भाई, अभी तो तितलियों के साथ खेल रहा था। और यहाँ पर उल्कियोरा बहुत ही आराम से उन दोनों गार्ड्स को मार देता है, लेकिन ओरिहिमे तुरंत ही उन दोनों को हील करना शुरू कर देती है। मुझे तुम्हारी यही एबिलिटी तो चाहिए, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम मेरे हर सवाल का जवाब बस हाँ में दोगी। अगर तुमने हाँ के अलावा कुछ और कहा तो यहाँ पर काफी सारे लोग मर सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे दोस्तों की ही बात कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं आते हो तो ये तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आइजन सामा के ऑर्डर्स हैं, तुम्हें बिना चोट पहुंचाए मुझे तुम्हें उनके सामने लेकर जाना है, तो चलो मेरे साथ बेवकूफ लड़की। यहाँ पर हम देखते हैं कि वंडरवाइज के हमले की वजह से उराहरा काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। ये हमला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसे तुम लोग कहते क्या हो? तभी यामी इस पर पीछे से हमला करता है और बोलता है कि इसे बाला कहते हैं। ये सैरो जितना ताकतवर नहीं है पर उससे 20 गुना ज्यादा तेज है और धड़ाधड़ उराहरा पर हमला करने लगता है। अब लूपिन रांगेक्यो से कहता है उस टोपीबाज ने तुम्हें बता लिया था, पर तुम फिर से पकड़ी गई ना। रांगेक्यो चुप हो जाओ, कब से बोलते जा रहे हो, तुम मुझे काफी ज्यादा अपसेट कर रही हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम तीनों को डांस से मार ही देता हूँ। और अपने हाथों से इन पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से इसके सारे हाथ फ्रीज हो जाते हैं और ये काम तोशिरो का है। अपने चारों ओर नजर रखा करो। और काफी स्वैग के
साथ इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लुपिन हैरान रह जाता है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, मैंने तुम्हें जान से मार दिया था। और तोशिरो इसे समझाता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास तो बस 8 ही हाथ हैं, लेकिन मेरे पास हाथों की कमी नहीं, मैं जितने ज्यादा चाहूँ उतने हाथ बना सकता हूँ। और अपने आसपास बहुत सारे बर्फ के पिलर्स बना लेता है फेलिन हीरो। और लुपिन के आसपास काफी सारे पिलर्स बनाकर अंदर जोड़कर लुपिन को अंदर ही क्रश कर देता है, जिसकी वजह से ये तीनों रिलीज हो जाते हैं। और यामी की नजर तोशिरो के इस हमले पर जाती है। क्या वो मारा गया? यही होता है जब आप अपने सामने वाले ओपोनेंट को कमजोर समझते हो। तभी यामी के पीछे उराहारा आ जाता है। यामी इस पर हमला करता है, पर उराहारा एक ही सेकंड में इसके पीछे आ जाता है। मुझे तुम्हारे हमले के बारे में मालूम है मोटे सांड, अब तुम उस हमले से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यामी के ऊपर एक बड़ा सा धमाका कर देता है। यामी इस धमाके से तो बच जाता है, पर बुरी तरह से डरा हुआ था। तुम्हारे इतनी बार हमला करने के बावजूद भी मैं जिंदा कैसे हूँ? क्या तुम इसके बारे में मालूम है? उसका जवाब है ये बैलून। और उस बलून से अपनी कॉपी बना लेता है। इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। उराहारा ने अपनी एक क्लोन बॉडी बना ली है। ये यूज करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसे मेरे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है। इसके लिए तुम्हारी टाइमिंग सही होनी चाहिए। यामी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम्हें पता चला कि मैंने कब अपनी पोजीशन को इसके साथ स्विच कर लिया था? अरे बोलना मुझे। यामी सैरो से इस पर हमला करता है, पर उराहारा काफी ज्यादा सीरियस होकर तुम समझ नहीं रहे, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। और एक ही सेकंड में इसके हाथ पर अपनी तलवार को रख देता है। चलो अब इसे खत्म कर दिया जाए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इचिगो और ग्रिमजॉ के बीच में फाइट चल रही है। इचिगो मास्क का यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था और दोबारा से अपने मास्क को समन करने की कोशिश करता है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तभी ग्रिमजॉ इसके सामने आकर एक जोरदार किक मारता है। लगता है तुमने अपनी काफी सारी ताकत का यूज कर लिया है। मैं नहीं जानता कि चल क्या रहा है, पर देखने से ऐसा लगता है कि तुम अपने मास्क को दोबारा समन नहीं कर पा रहे। और इचिगो के हाथ के ऊपर अपनी तलवार को घोंप देता है और इसके पास से इसके चेहरे पर सैरो से हमला करने वाला होता है कि तभी इसका हाथ फ्रीज हो जाता है। और हम देखते हैं कि रुकिया यहाँ पर आ चुकी है और अपने हाकुरेन से काफी ज्यादा भयंकर हमला करती है ग्रिमजॉ के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रिमजॉ पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। अब रुकिया इचिगो के हाथ के अंदर जो तलवार घुपी हुई है इसे बाहर निकालती है। तभी ग्रिमजॉ रुकिया का सर पकड़ लेता है। तुम्हें सच नहीं लगता है एक बर्फ के गोले से तुम मुझे मार दोगी? तुम काफी ज्यादा नासमझ हो। और अपने सैरो से रुकिया पर हमला करता है, लेकिन कहीं दूर से ग्रिमजॉ के हाथ के ऊपर कोई हमला करता है और इस हमले को रोक देता है। और यहाँ पर एंट्री हो जाती है शिंजी की। माफ करना, मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहता था, पर मेरे पास भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा। मैं तुम्हें इग्नोर भी तो नहीं कर सकता, तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। ग्रिमजॉ तुरंत ही इस पर हमला करता है, पर शिंजी डॉज कर जाता है। अब शिंजी अपने मास्क को समन करता है और ग्रिमजॉ के ऊपर एक के बाद एक हमले करने लगता है। ग्रिमजॉ बहुत ही मुश्किल से इन हमलों को डॉज कर रहा था। ये मास्क तो बिल्कुल उसी के जैसा है। क्या तुम उसके दोस्त हो? क्या फर्क पड़ता है? और अपने सैरो को समन करता है। माफ करना अहंकार, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, इसलिए मुझे भी अपनी पूरी ताकत का यूज करना पड़ रहा है। और अपने सैरो से ग्रिमजॉ के ऊपर काफी शानदार हमले करता है, जिसकी वजह से ग्रिमजॉ नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है। ग्रिमजॉ सिर्फ इसीलिए जिंदा था क्योंकि इसने सैरो के सामने अपने सैरो को यूज किया था। इसी वजह से दोनों के सैरोज आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। अब ग्रिमजॉ का दिमाग खराब हो जाता है और ग्रैंड चिल्लाता है और शिंजी पर एक जानलेवा हमला करने ही वाला होता है कि तभी उल्कीओरा यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ को पकड़ देता है। हमारा मिशन पूरा हो चुका है, चलो ग्रिमजॉ अब हमें निकलना होगा। और सभी अरंकार्स के ऊपर एक एक करके रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से लुपिन भी रिलीज हो जाता है और तोशिरो को ताना मारता है। देखो कैप्टन साहब जी, आप मुझे मार नहीं पाए, बस मेरा चेहरा याद रखना, मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा और आने के बाद तुम्हारा सर कुचल दूंगा। और एक एक करके सभी अरंकार्स उस लाइट के द्वारा ऊपर खींच दिए जाते हैं। यामी भी उराहारा को धमकी देते हुए कहता है कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जाते जाते उल्कीओरा देखता है कि इचिको ने अपनी ताकत को बढ़ा तो लिया है, पर अभी भी उल्कीओरा के साथ लड़ने के काबिल नहीं लग रहा था। और उल्कीओरा ने जाने से पहले ओरिहिमे को एक ब्रेसलेट दिया था, जिसकी मदद से ओरिहिमे किसी भी चीज के आर पार जा सकती थी। और उल्कीओरा ने ओरिहिमे को 12 घंटे का टाइम दिया था और इस समय के दौरान ओरिहिमे किसी एक बंदे को गुड बाय कह सकती है, पर उस बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि ओरिहिमे वहाँ पर आई है। और इस ब्रेसलेट की मदद से ओरिहिमे को सिर्फ अरंकार से ही देख सकते हैं। उल्कीओरा इसे धमकी देता है कि तुम चुपचाप अपना सारा काम खत्म कर लो और इस 12 घंटों में अगर किसी को भनक भी पड़ जाती है तो मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार डालूंगा। इसके बाद हम उराहारा को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था और तोशिरो भी सोचता है कि हमें कुछ करना होगा इन अरंकार्स का, और इसे लगता है कि आगे आने वाली बैटल्स काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। और एक तरफ ओरिहिमे रास्ते पर चलते हुए किसी से टकरा जाती है, पर ये लड़का ओरिहिमे को देख ही नहीं पा रहा था। तभी ओरिहिमे को रियलाइज हो जाता है कि इसे इस दुनिया में अब कोई नहीं देख सकता, यहाँ तक कि शीशे के अंदर भी इसकी रिफ्लेक्शंस नहीं आ रही थी। ओरिहिमे अपने स्कूल में जाती है। मुझे किसी गुड बाय कहना चाहिए, तात्सुकी को। और ओरिहिमे तात्सुकी के पास गुड बाय कहने के लिए जाती है और यहाँ पर अचानक से एक फुटबॉल की बॉल इसे लगने ही वाली होती है, पर वो फुटबॉल ओरिहिमे की बॉडी के आर पार चली जाती है और उतने में तात्सुकी यहाँ से जा चुकी होती है। अब ओरिहिमे एक नदी के पास खड़ी होती है और सोचती है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को गुड बाय कह सकती हूँ, तो मुझे किसी गुड बाय कहना चाहिए। और हम रुकिया को देखते हैं जो कि ओरिहिमे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाजू में इचिको बेहोश पड़ा था और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर हाची ने इचिको को हेल किया था। पर अभी इचिको को हॉलो के स्पिरिचुअल प्रेशर से दूर रहने की आवश्यकता है, तो अभी इचिको हमारे पास नहीं रह सकता। और रुकिया से कहता है कि अभी इसे रेस्ट की जरूरत है और रुकिया भी सोचती है कि वो सब लोग थे कौन, और इचिको उन सभी के पास करके रहा था। अब रुकिया घर से बाहर जा रही होती है और तभी इचिको के पिता इससे कहते हैं कि बाहर काफी ज्यादा ठंड है तो अपना ख्याल रखना। यूजो और कारिन भी इचिको के कमरे में ही खाना खाती हैं और यहीं पर दोनों सो जाती हैं। तभी ओरिहिमे यहाँ पर आ जाती है। इचिको कैसे हो? कुछ ठीक नहीं लग रहे, पर मैं अपना फाइनल गुड बाय तुमसे कहना चाहती हूँ। ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे बेडरूम में आई हूँ इचिको, है ना? और इमोशनल हो जाती है। ओरिहिमे इचिको को देखती है, धीरे से इसका हाथ पकड़ती है और इसके चेहरे के एकदम पास आकर इचिको को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओरिहिमे पुरानी बातों को याद करती है और रुक जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि ये आखिरी समय है इचिको। पर फिर भी मैं तुम्हें किस नहीं कर पाई, मैं कितनी बुद्धू हूँ ना इचिको। मुझे काफी कुछ करना था, मुझे स्कूल टीचर बनना था, मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना था, मुझे GTA 6 भी खेलनी थी, मैं काफी सारी चीजें करना चाहती थी, पर अब वो सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। काश मेरे पास 5 अलग अलग जिंदगियां होती तो मैं 5 अलग अलग जगह पर पैदा
होती, मुझे हर रोज 5 अलग अलग चीजें खाने को मिलती, मैं शायद अलग अलग 5 जॉब्स भी करती और मेरे अलग अलग 5 करियर्स होते, पर 5 अलग अलग लाइफ होने के बावजूद भी मैं हर बार बस तुम पर ही मरती इचिको। तुम्हारा शुक्रिया इचिको और अलविदा। और इसी के साथ इस सीरीज का 11वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गाइज धीरे धीरे ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए यार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गाइज मेरे दूसरे चैनल के ऊपर वन पीस के अलावा आपको और कौन सी सीरीज चाहिए प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वन पीस के साथ साथ दूसरी सीरीज को भी कवर किया जाएगा। वोटिंग करवा लीजिए गाइज, जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसी सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। और गाइज वन पीस का अगला एपिसोड कल आने वाला है, तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।